आर्क वेल्डिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज हम समझेंगे ये आर्क होती क्या है और ये डेवलप कैसे होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। मान लीजिए ये मेरा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। फिर उस सर्किट को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं किसी भी दो कंडक्टर से। मान लीजिए इसमें मेरे दो कंडक्टर, एक इलेक्ट्रोड को मान लीजिए, एक वर्कपीस को मान लीजिए। इसको जब हम अलग करेंगे यानी एक सफिशिएंट गैप बनाकर इन दोनों को अलग करेंगे। अब होता क्या है, जैसे ही इन दोनों को अलग करते हैं इनके बीच में जो गैप होता है, मान लीजिए ये मेरा इलेक्ट्रोड है और ये वर्कपीस है, इसको मैंने अलग कर दिया। तो यहाँ पे इसके बीच में क्या है, एयर है। एयर क्या है, एक गैस है। तो यहाँ पे जो हमारा सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा होता है उसके वजह से ये गैस आयोनाइज्ड हो जाती है। आयोनाइज्ड का मतलब ये होता है कि जो नेगेटिव पार्टिकल है वो पॉजिटिव पार्टिकल की तरफ बहुत हाई रेट ऑफ एक्सेलरेशन से कोलाइड करते हैं। इतने हाई रेट ऑफ ऑस्किलरेशन से कोलाइड करते हैं कि इन दोनों के बीच में हाई हीट जनरेट होती है। इसी आयोनाइज्ड गैस को प्लाज्मा भी कहा जाता है। ये जो हमारी प्लाज्मा है या फिर हम इसे हीट एनर्जी कहें, इसी को हम आर्क कहते हैं। इस तरह से ये डेवलप की जाती है। चलिए अब हम थोड़ा सा आर्क और स्पार्क में भी डिफरेंस को समझते हैं कि आर्क और स्पार्क में क्या डिफरेंस है। बेसिकली दोनों ही हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही प्रोड्यूस करते हैं, मगर जो मेन डिफरेंस है वो ये होता है, जो स्पार्क होता है वो इंस्टेंटेनियसली होता है, यानी क्षण भर के लिए ही होता है, जबकि जो हमारी आर्क होती है वो कंटिन्यूसली सप्लाई होती है। आर्क को प्रोड्यूस करने के लिए हमें हाई पावर की ज़रूरत पड़ती है, जबकि स्पार्क को प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक स्मॉल करंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। वहाँ पे जो मेन होता है उसका ओरिजिन वो वोल्टेज के थ्रू होता है, मगर यहाँ पे इसको प्रॉपर करंट के थ्रू ही ओरिजिन किया जाता है, यानी जनरेट किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम आर्क वेल्डिंग के टाइप को समझते हैं कि किस टाइप की वेल्डिंग है। तो आर्क वेल्डिंग जो होती है हमारी, वो फ्यूज़न वेल्डिंग का एक टाइप है, यानी यह है हमारी एक फ्यूज़न वेल्डिंग। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं कि आर्क वेल्डिंग होती क्या है। अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, और ये कैसे करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो वो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसके थ्रू ही हम यहाँ पे वर्कपीस और इलेक्ट्रोड को आपस में मेल्ट करवा के, फ्यूज़ करवा के आपस में मिला देते हैं, और सॉलिडिफाई होने पे जिस तरह की वेल्डिंग हमें मिलती है, इस वेल्डिंग को हम आर्क वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं। देखिए ये मेरा वर्किंग प्रिंसिपल का एक टिपिकल डायग्राम है। ये मेरा पावर सोर्स है, इससे मैंने दो केबल को कनेक्ट किया है। एक केबल मेरे वर्कपीस के साथ कनेक्टेड है जो कि एक क्लैंप की हेल्प से बंधा हुआ है। दूसरा केबल मेरे होल्डर से कनेक्टेड है, और होल्डर और केबल को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैं एक क्लैंप का यूज़ करता हूँ, जिसे हम इलेक्ट्रोड होल्डर के नाम से भी जानते हैं। होता क्या है, अब जैसे ही हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है। जैसे ही हम इलेक्ट्रोड को वर्कपीस से हटाते हैं तो हमारी क्या जनरेट होगी, आर्क। ये हमारी आर्क जनरेट हो गई है कुछ इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गैप बन रहा है वर्कपीस के बीच में, और यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोड के बीच में गैप बन रहा है। इसको कहा जाता है आर्क लेंथ। थोड़ा इसको समझ लेते हैं, ये आर्क लेंथ होती क्या है, फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए आर्क लेंथ सिंपल सी बात है, हमारा जो इलेक्ट्रोड का ये टिप है बॉटम टिप, और ये वर्कपीस का जो टॉप टिप है, इसके बीच में जो लेंथ होती है उसको आर्क लेंथ कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि आर्क लेंथ कितनी होती है, यानी इसकी हाइट कितनी होगी। तो याद रखना, जितना डायामीटर का हमारा इलेक्ट्रोड है, यहाँ लिख देता हूं, डायामीटर ऑफ इलेक्ट्रोड इज ऑलवेज इक्वल टू द आर्क लेंथ। ये हमारी एक करेक्ट प्रोपोर्शन की आर्क लेंथ हमेशा जनरेट होगी। कितनी होगी, जितने डायमीटर का हमारा इलेक्ट्रोड होगा। अब इसमें ना दो चीज और आ जाती हैं, एक को कहा जाता है कई बार शॉर्ट आर्क, ओके, और दूसरे को कहा जाता है लॉन्ग आर्क। अब ये शॉर्ट आर्क और ये लॉन्ग आर्क क्या होती है इसको समझिए। देखिए हमारा जो प्रॉपर क्या है, अगर हमारी लेंथ प्रॉपर डायामीटर के इक्वल है तो हम उसको करेक्ट यानी न्यूट्रल आर्क लेंथ कहते हैं। अगर इसका लेंथ इसके डायामीटर से बढ़ जाए तो उसको कहा जाता है लॉन्ग आर्क लेंथ, और अगर इसके डायमीटर की लेंथ से कम हो जाए तो उसे कहा जाता है
शॉर्ट आर्क। दोनों की एडवांटेज और डिसएडवांटेज अलग है, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे गैसों का आयोनाइजेशन होता है इस आर्क लेंथ के बीच में, और गैसों का आयोनाइजेशन एक तरह से प्लाज्मा स्टेट को कहा जाता है। इसी से जो हमारी हीट एनर्जी डेवलप होती है, उसी के थ्रू हम यहाँ पे वेल्डिंग को परफॉर्म करते हैं। यही है हमारा आर्क वेल्डिंग का प्रिंसिपल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हमें इस पावर सप्लाई को, इसे सप्लाई करने के लिए किन किन पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए पावर सप्लाई को यहाँ पे बात करते हैं। पावर सप्लाई, देखिए पावर सप्लाई को मेनली दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है हमारा एसी करंट, अल्टरनेट करंट, जिसे अल्टरनेट करंट आप जानते हैं, ओके। और दूसरा है होता हमारा डायरेक्ट करंट, जिसे डीसी करंट के रूप में जाना जाता है। देखिए एसी करंट में किसी भी प्रकार की कोई पोलैरिटी नहीं होती, आप इसे डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं आर्क वेल्डिंग को परफॉर्म करने के लिए। मगर यहाँ पे हम बात करेंगे डायरेक्ट करंट की। देखिए डायरेक्ट करंट को आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, इसको आपको पोलैरिटी के रूप में यूज करना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इसमें यूज होने वाली पोलैरिटी को, ओके। एक को कहते हैं हम स्ट्रेट पोलैरिटी, ओके। सेकंड को कहते हैं हम रिवर्स पोलैरिटी, ठीक है। दोनों को समझने से पहले हम इस पोलैरिटी वर्ड को समझते हैं कि पोलैरिटी वर्ड क्या बताता है। देखिए पोलैरिटी वर्ड हमें यह बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो हमारे करंट का जो फ्लो होगा, यानी जो हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, वो किस डायरेक्शन में होते हैं, यानी ये डायरेक्शन का बताता है, केवल डायरेक्शन को इंडिकेट करता है ये। अब इसमें हम एक चीज समझिए, हमारे पास डीसी वेल्डिंग में पोलैरिटी दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। अब हम आप पॉजिटिव और नेगेटिव को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसको समझिए। देखिए हमारी स्ट्रेट पोलैरिटी उन पोलैरिटी को कहा जाता है जहां पे हमारा वर्क पीस तो पॉजिटिव हो जाएगा और हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू अगर मैं समझाऊं, मान लीजिए ये मेरे पावर सप्लाई से ये मेरा इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है, ओके, ये मेरा नेगेटिव है, ओके। सेकंड मेरी पावर सप्लाई से यहाँ पे मेरा वर्क पीस कनेक्टेड है, ये मेरा वर्क पीस है जो कि मेरा पॉजिटिव है। तो इस तरह की जो हमारी पोलैरिटी होगी, यहाँ पे क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो इलेक्ट्रॉन, यानी नेगेटिव हमारे इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं और पॉजिटिव मेरे वर्क पीस की तरफ फ्लो हो रहे हैं। तो ये कैसी पोलैरिटी हो गई मेरी, डीसी में हो गई स्ट्रेट पोलैरिटी, तो इसे कहेंगे DCSP, यानी डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी के नाम से इसे भी जाना जाता है। दूसरी बात कर लेते हैं। देखिए इस पोलैरिटी को किस दूसरे नामों से भी इंडिकेट कर सकते हो, डायरेक्ट करंट यूज कर रहे हो आप तो DC। अब देखिए इलेक्ट्रोड कैसा है आपका, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोड के लिए E और नेगेटिव के लिए N, दूसरा इसे इस नाम से भी जाना जाता है। तीसरा देखिए इसके नाम को कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, डायरेक्ट करंट यूज कर रहे हैं इसमें भी हम DC। अब वर्क पीस कैसा है हमारा, पॉजिटिव, तो वर्क पीस पॉजिटिव, यानी स्ट्रेट पोलैरिटी को तीन नाम से अलग से इंडिकेट कर सकते हैं, DCSP, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, डायरेक्ट करंट वर्क पीस पॉजिटिव। आप इतना दिमाग में याद रखिए, स्ट्रेट का मतलब है वर्क पीस पॉजिटिव, ये आप खुद ब खुद निकाल लेंगे। अब बात कर लेते हैं हम इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका स्ट्रेट पोलैरिटी का, और क्यों करते हैं, ये नेगेटिव क्या होता है, ये पॉजिटिव क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए जो हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव ये बताता है कि किस पॉइंट पर, यानी नेगेटिव के साथ अगर कोई चीज़ है तो उसके अंदर हीट का जनरेशन कितना होगा, पॉजिटिव के साथ कितना होगा। तो याद रखना, जब भी हमारा जो पॉजिटिव होता है, मान लीजिए ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, हाँ, पॉजिटिव टर्मिनल में हमेशा जो हीट का जनरेशन होता है वो 70% होता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वहाँ पे हीट का परसेंट केवल 30% होता है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि मेरा जो यहाँ पे पावर सप्लाई है, जो वर्क पीस है, यहाँ पे हीट का जनरेशन कितना होगा, स्ट्रेट पोलैरिटी की बात कर रहा हूँ अभी, यहाँ पे 70% होगा हीट का जनरेशन और इलेक्ट्रोड में होगा 30%। इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि जो वर्क पीस है इसको जितनी ज़्यादा आप हीट दोगे उतनी जल्दी ये गर्म होगा, और जिसको जितना कम दोगे उतना कम वो
गर्म होगा। इससे आप एक चीज़ कॉमन सेंस लगाइए कि इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे। इसका प्रयोग हम उस जगह करेंगे जहाँ पे हमें वर्कपीस को जल्दी गर्म करना पड़ेगा, और हमें केवल उन्हीं वर्कपीस को जल्दी गर्म करना पड़ता है जिनकी थिकनेस ज़्यादा होती है। तो इसे आप ऐसे ही लिख सकते हैं, इसका यूज़ कि जो मोटी शीट है यानी थिन और थिक शीट जो है, ओके, यानी मोटी चादरों में, मोटी, ठीक है, इतनी थिक शीट्स में हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा थिक होगी उतना उसको जल्दी गर्म करने की ज़रूरत होती है, इसलिए हम वहाँ पे स्ट्रेट पोलैरिटी का यूज़ करते हैं। तीसरा, हम इसकी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं कि कौन सी वेल्डिंग एप्लीकेशन में हम स्ट्रेट पोलैरिटी का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों याद रखना, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में हम हमेशा स्ट्रेट पोलैरिटी का यूज़ करते हैं। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। देखिए आर्क वेल्डिंग का जो टेम्परेचर होता है जब वहाँ पे आर्क जनरेट होती है तो वो तो ऑलमोस्ट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है, मगर जो प्लाज्मा होती है इसका टेम्परेचर 20000 डिग्री तक भी चला जाता है। अब बात कर लेते हैं रिवर्स पोलैरिटी की। देखिए रिवर्स मतलब स्ट्रेट का उल्टा। आपको एक चीज़ समझ में आ गई, इसको समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। रिवर्स उल्टा मतलब अब यहाँ पे वर्कपीस को हम नेगेटिव कर देंगे, इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव कर देंगे। ये मेरी पावर सप्लाई आई जो कि हमारे इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है, ये मेरा इलेक्ट्रोड है, इसको मैं कर दूंगा पॉजिटिव, और दूसरी मेरी डीसी की पावर सप्लाई आया, ये मेरा वर्कपीस है, इससे कनेक्टेड है, ओके, इसको मैं कर दूंगा नेगेटिव। ये मेरा वर्कपीस है, इसको कर दिया मैंने नेगेटिव, तो इसे कहते हैं रिवर्स पोलैरिटी। तो इसे कैसे कहा जाएगा? DCRP, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। एक नाम इसका ये हो गया। अब इसके दो नाम और देखेंगे इसकी तरह। तो दूसरा नाम क्या होगा? सोचिए, डायरेक्ट करंट हमेशा DC यूज करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोड कैसा है? पॉजिटिव, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, ठीक है, हर एक का पहला वर्ड, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। दूसरा बताइए, वर्कपीस के रेफरेंस में क्या हो जाएगा? डायरेक्ट करंट, ये क्या है? वर्कपीस W, और कैसा है? नेगेटिव, WN, ठीक है। इसको 3 नाम से इंडिकेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसका यूज में, कहाँ यूज करेंगे इसका यूज, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोड ज़्यादा हीट लेगा। कितनी? यहाँ पर 70% हीट जनरेट होगी और यहाँ पे होगी केवल 30%। तो इससे पता चलता है कि जो पतली चादरें हैं, जो हमारी थिन शीट्स हैं, थिन शीट्स के जितने भी मटेरियल हैं या वेल्डिंग जिन्हें करनी होती है, वहाँ पे हम रिवर्स पोलैरिटी का यूज़ कर लेते हैं। देख लेते हैं कि कुछ एग्जाम्पल इसके, जैसे MIG हो गई, ओके, TIG हो गई, SAW हो गया, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, इनमें हम रिवर्स पोलैरिटी का यूज़ करते हैं। भूलना मत, स्ट्रेट पोलैरिटी में हम केवल प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग यूज़ करेंगे, रिवर्स पोलैरिटी में हम जनरली ज़्यादा वेल्डिंग का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। ये था हमारी DC में स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें जो बचता है वो ये बचता है कि डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। यहाँ पे लिख देते हैं इसे भी, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मतलब वो कितना गड्ढा करेगी, कितना मटेरियल को खा जाएगी, इनमें समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम स्ट्रेट पोलैरिटी को देख लेते हैं। देखिए स्ट्रेट पोलैरिटी में जो हमारा वर्क पीस है, मान लीजिए मेरा वर्क पीस है, ओके, इसमें ये इसकी सेंटर लाइन मान लीजिए, थोड़ा नीचे बन गई, सेंटर लाइन समझ लीजिए। इसके अंदर अगर मैं यूज़ करूं, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कितनी होगी? इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अभी मैंने आपको रीज़न बताया, ये पूरा वर्क पीस कैसा है? बहुत गर्म है, जितना गर्म होगा उतनी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन उसमें ईजिली हो जाएगी। तो ये जनरली हमारी सेंटर लाइन को भी क्रॉस कर जाता है, इतनी हाई इसमें डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होता है। बात करते हैं रिवर्स पोलैरिटी की। देखिए रिवर्स पोलैरिटी में हमारा वर्कपीस कैसा है? थोड़ा कम गर्म है, इलेक्ट्रोड ज़्यादा है, इसलिए डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इसका कम रहता है एज कंपेयर टू स्ट्रेट पोलैरिटी। मान लीजिए ये मेरी सेंटर लाइन है, इसमें जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है वो देखिए मात्र इतना रहेगा। इसका कारण क्या होता है? ये पतली चादरों में यूज़ किया जाता है। आप इसको ज़्यादा रखेंगे तो ये पूरी की पूरी चादर को ही मेल्ट कर जाएगा और ख़राब कर देगा, इसलिए इसमें डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कम होता है। रिवर्स पोलैरिटी में एग्जाम में पूछ ले DCEP का डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, ये DCWN का ये
रिवर्स पोलैरिटी का, ये नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। अब एक लास्ट और समझ लेते हैं हम एसी वेल्डिंग का। एसी वेल्डिंग का डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन क्या होता है। देखिए एसी वेल्डिंग में जो हमारी हीट का जो जनरेशन होता है ना, वो इलेक्ट्रोड पे भी 50% होता है, वर्कपीस पे भी 50% होता है। तो इसलिए एसी वेल्डिंग का डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन अच्छा कहा जाता है। तो इसका जो होता है ऑलमोस्ट सेंटर लाइन के अबाउट आपको मिलेगा डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। ये डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन तीनों केस में आपको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। ये मेरा एसी वेल्डिंग में है। यही है दोस्तों आर्क वेल्डिंग के बारे में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।